नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का मंथन में। और मंथन हमें करना है आज इंग्लिश लिटरेचर का। जी हाँ, एक बड़ा इश्यू रहता है ये। अगर आप ग्रेड 2 की तैयारी कर रहे हैं और आपको इस बात पर थोड़ा संदेह है कि मैं लिटरेचर कहाँ से पढूं और मुझे कैसे पढ़ना चाहिए लिटरेचर को, तो ये 15 क्वेश्चन 10-12 क्वेश्चन जो है ये आपको ईजी वे में बता देंगे कि व्हाट शुड यू डू, आपको क्या करना चाहिए। क्योंकि मैं ये मानता हूं कि हमने एक जर्नी देखी है, एक यात्रा देखी है। एक आरपीएससी के विद्यार्थी ने उसने देखे हैं कि 2011 से लेकर 2020 तक के जो पेपर्स हैं इनमें क्या अंतर आया, और मैं बताता हूं आपको कि यहां पर क्या अंतर आया लिटरेचर के माध्यम में। ठीक है, यहां पर लिटरेचर के क्वेश्चन जो है 10 से 15 के बीच में कितने भी पूछे जा सकते थे। 2011 में 12 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, 11 या 12 है। और उसके बाद यहां पर आ गए थे 60 के लगभग क्वेश्चन, 50-60 मान लीजिए। यानी 2011 में 2016-18 इन पेपर्स में 10 से 15 के बीच में क्वेश्चंस थे। अचानक क्या हुआ, सिलेबस को डिसाइड वेल मैनेज कर दिया गया और नंबर ऑफ क्वेश्चन अचानक बिना बताए बढ़ा दिए गए। विद्यार्थियों को यह बड़ा धक्का लगा जब उन्होंने देखा कि एक साथ 60 क्वेश्चन जहां से 15 आने थे, 4 से 5 गुना क्वेश्चंस बढ़ गए। तो ये बिल्कुल एक जो है वो फिक्र वाली बात है। विद्यार्थियों की तैयारी, हौसले गिर गए थे अचानक। लेकिन फिर भी मैं आपको एक बात बताऊं, एक धैर्य बनाए रखिए। हमेशा इस बात का ख्याल रखें कि यहां पर सिर्फ नंबर ऑफ क्वेश्चन से इंक्रीज हुए हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ही इंक्रीज हुए हैं। आप लोग इस तरह से डर गए थे कि अब क्या होगा, 60 क्वेश्चन आ गए, निरा लिटरेचर पढ़ा है, हम क्या करें, ये बातें सोच के डर गए थे। लेकिन ये नहीं सोचा कि हमने जो पढ़ा है क्या उनमें से कितने हैं क्या। अगर आप धैर्य रखें तो आपको ये परिस्थिति उसी समय सोल्व हो जाती, क्योंकि जो क्वेश्चन के टाइप या क्वेश्चन की नेचर जो थी 2011 में थी उसी प्रकार की 2020 में ही थी। सिर्फ मैं बता रहा हूं नंबर ऑफ क्वेश्चंस ही बड़े थे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ही बड़े थे। हां, एक बात का मैं जरूर आपको कहूंगा कि अगर किसी पेपर में 10 से 15 किसी एक पार्ट के क्वेश्चंस है तो उसमें सारे सामान्य आ सकते हैं, इस बात की जो है अच्छी संभावना बनती है। लेकिन एक पेपर के अंदर किसी भी पोर्शन से, किसी भी पार्ट से 60 क्वेश्चन आएंगे ना, तो डेफिनेटली 5 या 4 क्वेश्चन डिफिकल्ट बनने चाहिए। और ये इस जो है आरपीएससी का किसी भी एग्जाम का एक अच्छा रूप होता है, एक अच्छा नियम होता है। आप समझिए इस बात को। आपको थोड़े से क्वेश्चन दिए जाए, या तो वो बहुत डिफिकल्ट होंगे या बहुत ईजी होंगे, लेकिन अगर बढ़ा दिएंगे क्वेश्चन तो इस बात की प्रबल संभावना बनती है कि आप लोगों को कम क्वेश्चन डिफिकल्ट मिलेंगे, ज्यादा आसान मिलेंगे। और यही हुआ 2020 के सेकंड ग्रेड एग्जाम में। तो आज हम जानेंगे कि किस तरह से हम लिटरेचर के पार्ट को अच्छे से कंसल्ट करेंगे और किस तरह से लिटरेचर के पार्ट को बढ़िया तरीके से पढ़ना है। मेरा पहला जो बात है, मेरा पहला जो नियम है आरपीएससी सेकंड ग्रेड के लिटरेचर के बारे में, वो है रट्टा मारिए भाई साहब, रेल बना दीजिए। रेल कैसे बनाओगे? रट्टा मार मार के। यानी आप नोट से पढ़ें। पहले आपका पहला काम होना चाहिए कि आपके पास जो भी गुरुजन है, आपके जो भी गुरुजी हैं, उनसे दिए प्राप्त किए गए नोट्स जो है उनको पढ़ डालिए। विद्यार्थियों ने क्या किया, बड़ी बड़ी किताबें पढ़ ली और बड़ी बड़ी किताबों में से पूरा याद नहीं रहा। आप जो भी निर्धारित 10 से 15 से 20 पेजेस है उनका रट्टा मार लीजिए। हर रोज एक एज पढ़िए, हर रोज जो है एक इंडियन ऑथर पढ़िए, हर रोज थोड़े बहुत क्या करें, जो फॉर्म्स एंड फिगर्स ऑफ स्पीच पढ़िए। ये 3 काम होने चाहिए। लिटरेचर अगर आपको पढ़ना है तो लिटरेचर को इस तरह से पढ़िए कि आप पहले ही किसी भी गुरुजी से, आप जो भी पढ़ रहे हैं, आपके जो है बड़े ही आदरणीय गुरुजी है, उनसे नोट्स आपको जो मिलते हैं, तो नोट्स में पहले क्या होगा, एजेस दी होगी, उसके बाद मूवमेंट्स दिए होंगे। ठीक है, मूवमेंट्स होंगे, उसके बाद क्या फॉर्म्स होगी, ठीक है, लिटरेरी फॉर्म्स, और उसके बाद फिगर्स होगी। ये 4 चीजें होंगी। इनको एक यूनिट मान लो और इनको और एक। आपको मैं मानता हूं कि मैक्सिमम आधे से 1 घंटे के बीच में समय लगना है, आधा घंटा लगना है इन तीनों चीजों को कवर करते हुए। रोजाना एक एज को पढ़िए, रोजाना एक मूवमेंट को पढ़िए, और रोजाना जो है एक फिगर्स ऑफ स्पीच या फिर इनको पढ़िए। आप इजी वे में इसको पेपर तक बहुत ही बढ़िया तरीके से रट लोगे। ये पहला तरीका है मेरा, और मैं इसी बात को फॉलो करता हूं और इसी बात को फॉलो करना ही चाहिए आपको, बिकॉज इट इज एक्सपीरियंस। ये एक्सपीरियंस बोलते हैं, ये एक्सपीरियंस की बात है, पिछले जो है वो 5 पेपर्स की बात है। दूसरी बात, अगर आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छी तरीके से याद, यहां से प्रश्न गलत नहीं हो रहा है, तो आप प्रेफर कर सकते हो किसी किताब को, क्योंकि चूकना तो कहीं है ही नहीं।
अगर हमारे पास समय है और सिलेबस पूरा है तो आराम से क्यों बैठे भाई साहब, नौकरी लगना है तो बिल्कुल आप दृढ़ निश्चय होकर बड़ी किताब अब खरीद सकते हो। ये हर एक पहले बड़ी किताब खरीदना गलत बात है। शुरू करते हैं हमारी यात्रा, आज की मंथन शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन है ए मेटाफर इज एन, और मैं बात करूंगा रेनन मार्टिन, माय फेवरेट। इतनी अच्छी किताब, आपको सारे का सारा आरपीएससी का पेपर लगभग, मैं कह रहा हूं कि एजेस एंड मूवमेंट्स से की बात अलग छोड़ दो तो क्या है, आपको लगभग पेपर वहीं से मिलने वाला है और हम आपको कक्षा में ये किताब अच्छी तरीके से करवा सकते हैं विद एक्सरसाइज। अब हम कक्षा में सामने रख के बात करते हैं किताब को। तो ए मेटाफर इज, आप जब सिमली और मेटाफर फिगर्स ऑफ स्पीच में पढ़ेंगे रेनन मार्टिन में, तो वहां पर एक लिखा मिलेगा इट इज एन इम्प्लाइड वर्ड आएगा, इम्प्लाइड वर्ड वहां पर आपको मिलने वाला है। तो इम्प्लाइड तो तीनों में ही है भाई साहब, तो ये तो गड़बड़ हो गई। अर्थली स्टोरी विद ए हेवनली मीनिंग, अर्थली स्टोरी यानी आप यहाँ की आपके सामान्य जीवन की जो स्टोरी होती है और हेवनली उसका मीनिंग होता है, एपिक की तरह से बात होती है, ये उत्तर कभी नहीं बनेगा इसका। दूसरा वर्ड, अगर आपको इन तीन में से छांटना पड़े तो आप किस बात की बात करेंगे? सिमली एंड मेटाफर्स आर द कंपैरिजंस ऑफ टू अनकॉमन ऑब्जेक्ट्स हैविंग अ सिंगल कॉमन क्वालिटी। तीन शब्द याद रखने हैं, मैं बार बार कहता हूं, मेटाफर और सिमली में आप कंपैरिजन वर्ड याद रखेंगे और दूसरा क्या याद रखेंगे, अनकॉमन ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए और कॉमन क्वालिटी होनी चाहिए। तो आपको स्टेटमेंट, आर्गुमेंट एंड कंपैरिजन में क्या चीज जो है मेटाफर के जैसी लग रही है, माइंड चलाइए। आप देखिए, वो एक स्टेटमेंट भी होगा, वो एक आर्गुमेंट भी कह सकते हैं, लेकिन आप चार ऑप्शंस के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, इंप्लाई तो किया जाता है, यानी क्या होता है, जैसे ही इज को छोड़ो, शी इज पे मेटाफर ज्यादा जचते हैं। शी इज माई ड्रीम, शी इज माई ड्रीम। अब इसमें क्या है, शी इज लाइक माई ड्रीम होता तो सिमली, और शी को ड्रीम बना दिया गया है, इसे कहते हैं इंप्लाई करना। मैं अक्सर कक्षा में बताता हूं कि हमेशा मेटाफर जो है एसवीसी बनता है, 99% ऑफ द केसेस में एसवीसी बनता है। तो शी माई ड्रीम है, माई ड्रीम शी है, यानी शी को माई ड्रीम बना दिया गया है, इसे कहते हैं इंप्लाई करना। और इंप्लाई किसके माध्यम से किया गया, कंपैरिजन के माध्यम से किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही उत्तर है इसका। आप ध्यान रखें कितनी सही बात है, कितनी सीधी बात है कि इंप्लाइड तो रेनन मार्टिन में लिखा ही है और कंपैरिजन इसमें किया जाता है, और इतने में हमारी कहानी सही हो जाती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, डिफिकल्ट क्वेश्चन कह सकते हैं इसको, क्यों, क्योंकि इंप्लाइड 3 जगह आया है, आप अक्कड़ बक्कड़ करके को नहीं करना उत्तर कर दे, ठीक है। द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। देखो आयरनी क्या होता है और सरकाज्म क्या होता है, एक जैसी सी बातें हैं, आयरनी एंड सरकाज्म एक जैसी सी ही बातें हैं। हाँ, आयरनी और स्टेटमेंट व्यंग्य, ताना मारना होता है। तो चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन ताना तो है नहीं, सरकाज्म तो है नहीं, ये सरकाज्म भी नहीं है और आयरनी भी नहीं है। ऑक्सीमोरन क्या होता है, दो एक जैसे वर्ड को एक साथ रख देना, जैसे फेथलेस फेथ, इसको ऑक्सीमोरन कहेंगे। तो यहां पर ये पैराडॉक्स सही है। पैराडॉक्स का मीनिंग क्या होता है, एक ऐसी बात जो देखने में क्या लगे, गलत लगे। जैसे चाइल्ड को आदमी का फादर बताएगा, ये गलत सा लग रहा है, हमें नहीं लगता फादर चाइल्ड का, है ना, आदमी जो क्या होता है वो चाइल्ड का फादर होता है। यहां पर लिखा है चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, लेकिन इसको, इस स्टेटमेंट को डीपली कंसर्न करें, डीपली स्टडी करें तो वो सही निकल के आएगा। जैसे डेथ ओपन्स द गेट ऑफ लाइफ, आप लोग ये सोचोगे कि डेथ के बाद जीवन के जो दरवाजे हैं वो बंद होते हैं, लेकिन आप इस बात को समझिए, इसका गहराई में मीनिंग अगर देखें, डीपली इसका मीनिंग देखें तो इसका सही मीनिंग होगा, ये बिल्कुल एग्जैक्ट बात होगी, बड़ी ही साफ तरीके से, बड़ी ही सही बात साबित होने वाली है। तो जब सरफेस लेवल पर किसी स्टेटमेंट को देखें तो वो स्टेटमेंट कैसा लगे, गलत लगे, लेकिन अगर उसको डीपली कंसर्न करे, डीपली पढ़े तो उसको क्या, वो बहुत ज्यादा सही लगे, उसे कहते हैं पैराडॉक्स। पैराडॉक्स इसका सही उत्तर है। इस तरह के प्रश्न में, यानी फिगर्स ऑफ स्पीच के क्वेश्चन में आप ये कर सकते हो कि ऑप्शन काटकर आप देखिए, ऑक्सीमोरन, दो शब्दों को एक साथ, दोनों उल्टे होंगे, है ना, ठीक है। स्लीप ये कह सकते हैं, फेथलेस फेथ के सेंस में कह सकते हैं, तो ये नहीं होगा। सरकाज्म और ये कि ताना मारते हैं, और आजकल तो वो बड़ून चुच की जो है, मतलब ऐसे बोलते हैं ना, ठीक है। कोई कहे कि तू ऐसा ऐसे कर, तू है ना तुम्हारे वाला नया पेन मेरे को दे दे और मेरे वाला पुराना तुम रख ले, अपनी क्या कहते हैं, बड़ो शानो हुए है, स्वाद ले के बात का, ये बड़ो शानो है। कई बार कोई झालर जो है वो उल्टे सीधे कपड़े पहन के आ जाता है और अपने उसको कहते हैं बड़ो सुनो लगा आज तो,
उल्टा उल्टी बात बोली है हमने, तो ये सरकाज्म हो गया। आयरनी भी इसी तरह से, आयरनी के 3 भाग होते हैं। सरकाज्म जो है, सटायर जो क्या है, एक स्टेटमेंट भी हो सकता है, एक पूरा वर्क हो सकता है, ठीक है। एज मैनी फेयरवेल्स एज देयर बी स्टार्स इन द हेवन। देखिए, अब एज वर्ड आते ही आपके माइंड में आ जाता है, क्या आ जाता है, सिमिली। लेकिन सिमिली 4 ऑप्शन में ही नहीं है, तो आप इसको छोड़िए। एज मैनी फेयरवेल्स देयर बी स्टार्स इन द हेवन, कि उतने फेयरवेल जितने आसमान में तारे हैं, है ना। आसमान में तारे तो अनगिनत है कि नहीं। फेयरवेल का मतलब हाथ इतने उठे, ठीक है, टाटा बाय बाय के हाथ इतने उठे जितने आसमान में तारे हैं। इस तरह की बातें यहां पर शायद की जा रही होगी पोइट्री में, तो आप इसको क्या बोलोगे। पैराडॉक्स तो क्या है, उल्टी बात तो ये है नहीं, जिसको गहराई में जाकर देखे तो बिल्कुल जो है गहराई में, यानी दरडो खोद के मां बढ़ गई, देखा सही है थोड़ी। मेरी बात सुनो, एज मैनी फेयरवेल्स एज देयर बी स्टार्स इन द, कि इतने फेयरवेल थे जितने आसमान में तारे। अब आसमान में तारे तो अनगिनत होते हैं, हाथ जो क्या है, आदमी जो क्या है, फेयरवेल जो क्या है, उनको काउंट किया जा सकता है। तो कंपैरिजन तो है, ये सिमिली की तरफ जा सकता है। लेकिन पन का मतलब होता है 2 मीनिंग होने, औखा काम है ये। पन को पढ़ पाना, पन को समझ पाना हर एक की बस की बात नहीं है, क्योंकि जिसकी जितनी वर्ड पावर होगी उतना ही ज्यादा समझेगा वो, ठीक है। आयरनी फिर से मैं कह सकता हूं, ये ताना तो है ही नहीं, ये अपोजिट स्टेटमेंट तो है ही नहीं। इसके बाद बचा हाइपरबली। हाइपरबली का मतलब क्या हो जाता है, किसी बात को कह करने का, मैं थाप मार दूं दिल्ली जाके पड़ेगा तू, ऐसे कहते हैं ना क्या मैं तेरे खातर चांद तारा तोड़ ले, तो ठीक है, क्या तुम्हारे लिए मैं इस दुनिया से लड़ सकता हूं। इस तरह की जो बातें की जाती है, ये सारे हाइपरबली होती है, ओवर स्टेटमेंट होते हैं ये। जब किसी बात को इस तरह से असंभव लगने वाली सी बात कह दे कि मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ के ला सकता हूं, ठीक है, चांद तारे तोड़ कर ला सकता हूं, ये बात है ना। कोई कह दिया जा लिया 2-3 लिया, फिर किसी को थर सके है के बने थर, तो जे कण कह दियो भी दो लिया तोड़ के, जब दिक्कत आ जाएगी। ये क्या है, एग्जेजरेशन है, बिल्कुल बढ़ा चढ़ा कर बात कही गई है। फिर कहा कि एक थप्पड़ मारे दिल्ली जाके पड़सी, क्या मैं पड़सी दिल्ली जाके, ठीक है। तो यहां से एक थप्पड़ दिल्ली जाके गिरना, मतलब कहने का मतलब जोर से थप्पड़ पड़ेगा तेरे, वो भी हाइपरबली है, ठीक है। और अगर कोई ऐसे कहे कि एक ही रात में मैं हजारों किलोमीटर चला था, ये भी गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। यानी हाइपरबली का मीनिंग है ओवर स्टेटमेंट, यानी बढ़ा चढ़ा कर बात कहना, ऐसा लगे जैसे गप। हाइपरबली इज इक्वल टू गप, मतलब गप मारांगा नहीं बा हाइपरबली हो सी सारी, देख लो चे। हाइपरबली का मीनिंग गप मारना ही होता है, सीधी सी बात है। कोई सीधा सा कह दे कि तुम्हारे लिए मैं इस दुनिया से लड़ सकता हूं, ठीक है, और 4 आदमी लट ले ले पड़ जाए, ब्यादी हो जाए, तो है तो हाइपरबली। हाइपरबली का मतलब मैं यही पढ़ा, मैं इसी तरह से बताता हूं कि जब आपको कोई बात लगेगा धाप के गप है, बिना पानी तिरा दी, बा हाइपरबली हुआ है, समझ गए बात, ये हाइपरबली है, ठीक है। उसके बाद रविंद्र इंडियन ऑथर से क्वेश्चन बन रहे हैं, और ध्यान रखें कूली अनटचेबल है ना, रविंद्रनाथ टैगोर मोस्ट फेमस पोएम तो गीतांजलि ही है। गीतांजलि जो है बिल्कुल पहली लाइन में मिलेंगे। ये है इंडियन ऑथर्स को पढ़ने के तरीके, आप बिल्कुल सरफेस लेवल वाले क्वेश्चन पढ़िए गीतांजलि, ठीक है। उसके बाद हु रोट, ठीक है, हु रोट बताइए जरा, हु रोट कांथापुरा, कांथापुरा किसने लिखा था, आप इसको पढ़िए एक बार। कांथापुरा किसने लिखा था, तो ये जो है सीधा सीधा रटा हुआ तो याद हो जाएगा, राजा राव का है। तो पहले जो है 3 क्वेश्चन काफी सोचने समझने वाले थे, बाकी रटने वाली बात है। उसके बाद अगर बात करें, उसके बाद की अगर बात करें तो एन एपोस्ट्रोफी इज ए फिगर बाय विच, एपोस्ट्रोफी है जिसके अंदर क्या होता है। देखो ये क्वेश्चन 2011 का तो है ही, और 2018 में भी यही क्वेश्चन आया था, रिपीट हुआ था, ठीक है। सेम ऐसे तो नहीं था, पर थोड़ा बहुत अलग था। मैं आपको 2018 के पेपर में आपको दिखा दूंगा। एपोस्ट्रोफी क्या होता है, देखिए, ठीक है। एपोस्ट्रोफी और पर्सोनिफिकेशन 2 चीजें होती है, मैंने आपको बार बार बताया है। पर्सोनिफिकेशन का मतलब क्या होता है, पर्सोनिफिकेशन का मतलब क्या होता है, मानवीकरण, ठीक है, मानवीकरण। और मानवीकरण में क्या होता है, लाइफलेस, है ना, नॉन लिविंग थिंग को नॉन लिविंग थिंग को क्या किया जाता है, थिंग को क्या लाइफ दी जाती है, लाइफ दी जाती है।
अपने स्टेटमेंट के माध्यम से नॉन लिविंग थिंग को, है ना, ह्यूमन की तरह क्रिएट जो एक्टिविटी करवाई जाती है उसे पर्सोनिफिकेशन कह देते हैं। अब पर्सोनिफिकेशन में ही एक चीज ऐड कर दो, डेड पर्सन। डेड पर्सन, डेड पर्सन। अगर हम किसी नॉन लिविंग थिंग या डेड पर्सन को क्या करेंगे, एड्रेस करेंगे, एड्रेस करेंगे, ओ वाइल्ड वेस्ट विंड, ठीक है, अर्न, ओ अर्न, ठीक है, ओ ग्रेशियन अर्न, इस तरह से बोले, ओ वाइल्ड वेस्ट विंड, ओ अपॉर्चुनिटी, ओ गॉड, ओ प्योरिटी, इस तरह की बातें करें। हमें ऐसे लगे कि हम बात करें, ओ वाइल्ड वेस्ट विंड इन आतना। मैं एक बात बताऊं, ऐसे है ना, वैसे पोइट्री में नहीं लिखा हो, मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं, ओ वाइल्ड वेस्ट विंड, सुनो मेरी बात सुनो, हियर ओ हियर, सुनो मुझे, इस तरह से पोइट बात कर रहा है किससे, वेस्ट विंड से। तो नॉन लिविंग थिंग से कम्युनिकेशन, एड्रेस करने की बात की जा रही है, तो क्या होगा, एपिस्ट्रोफी। उसमें क्या हो जाएगा, कई बार क्या है, एक पर्सन को भी, पर्सन लेकिन डेड पर्सन होना चाहिए, डेड पर्सन को भी क्या है, ओ मिल्टन इफ दाउ वर बी हियर, ओ मिल्टन अगर तुम यहां होते, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, एपिस्ट्रोफी हो जाता है। एपिस्ट्रोफी इज इक्वल टू एड्रेस। एड्रेस का मतलब किसको एड्रेस, एक पर्सोनिफाइड आइडिया यानी मानवीकरण किए गए, यानी कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ओ वाइल्ड वेस्ट विंड में पर्सोनिफाइड क्यों बोला, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि पोइट की बात को सुन रहा है कौन, वेस्ट विंड। ओ वाइल्ड वेस्ट विंड दाउ आर द ब्रेथ ऑफ ऑटम्स बीइंग, ठीक है। ये लाइन जब बोली गई तो माना यह गया, पढ़ते समय माना यह गया कि शायद वेस्ट विंड पोइट की बातें सुन रही है। लेकिन जब एक अंतरा जो है, एक स्टेंजा जो है, उसके लास्ट में जाकर देखें तो पोइट कहता है हियर ओ हियर, अरे सुनो मुझे, ठीक है। पोइट को लगा होगा कि शायद, पोइट को लगा होगा कि शायद वेस्ट विंड ने उसकी बातें सुनना बंद कर दिया है, इसलिए बीच में कहता सुनो, लुगाए क्या सुना है क्या था ना, भैया बात है, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, पर्सोनिफाइड आइडिया से बातचीत करना, एड्रेस करना, या फिर डेड पर्सन को। तो इसका उत्तर ए हो जाएगा कि देखो ए मैन इज पर्सोनिफाइड। अब देखो मैन को पर्सोनिफाइड कैसे किया जाता है, मैन इज ऑलरेडी पर्सोनिफाइड। मैन ही तो मानविक है, मैन ही तो मानव है, तो जिंदा आदमी का मानवीकरण नहीं होता। फिर वुमेन इज गिवन एन अनयूजुअल इमेज, ये तो है ही नहीं, ठीक है। ए सोल इज एट्रीब्यूटेड टू, ये भी नहीं है, मतलब उत्तर एक ही है, ठीक है। उसके बाद देखिए हु आर एसोसिएटेड विद रोमांटिक रिवाइवल। रोमांटिक रिवाइवल की अगर बात करें तो रोमांटिक एज की बात करें 1798 से 1837, 1798 से 1837, कुछ इस तरह का जो है इसका कालक्रम रहा होगा। उसके बाद अगर बात करें तो अलेक्जेंडर पोप को ही अगर यहां से उठा ले, अलेक्जेंडर पोप, देखो वर्ड्सवर्थ सभी में है, ठीक है, और कोलरिज ये दो सभी में है, और इसमें भी कोलरिज है। वर्ड्सवर्थ और कोलरिज ने लिरिकल बैलेट्स लिखे 1798 में, वो शुरुआत मानी जाती है रोमांटिक एज की, और ये दोनों तो बिल्कुल होंगे। मतलब ये 4 नंबर तो बिल्कुल कट गया बिकॉज ऑफ एसटी कोलरिज। एसटी कोलरिज को अगर नहीं रखा गया है यहां पर, तो आपको ये माना जाता है कि यहां पर ये रोमांटिक एज जो है वो नहीं है, रोमांटिक रिवाइवल का पार्ट नहीं है। तो 4 नंबर पे किसके कारण कट गया, एसटी कोलरिज के कारण, ठीक है। क्योंकि लिरिकल बैलेट्स आपको याद रखना चाहिए, शुरुआत होती है वहां पर रोमांटिक एज की 1798 और 1837 तक ये चलता है, और इस समय एसटी कोलरिज और वर्ड्सवर्थ जो बहुत ही महत्वपूर्ण फिगर्स थे दोनों ही, ठीक है। तो 4 नंबर कट गया। अब देखो वर्ड्सवर्थ और कोलरिज सब में है। अब देखो अपने अपने क्या करना है, पोप एंड ड्राइडन, ठीक है, और उसके बाद यहां पर भी पोप है, दोनों में क्या है, पोप कॉमन है, अलेक्जेंडर पोप जो है वो कॉमन है, ठीक है। अब अलेक्जेंडर पोप अगर कॉमन है तो आप इसकी एज का अगर पता कर लो तो आपको शायद ये बात जो है वो ये प्रश्न सही हो सकता है। करने के तरीके बता रहा हूं मैं। अलेक्जेंडर पोप जो है वो अगस्टन पीरियड से बिलोंग करते थे कि न कि रोमांटिक पीरियड से, इसलिए जो है ये गलत हो गए और इसका उत्तर ये सही रहा, ठीक है। और आप अगर वैसे भी देख लो कि वर्ड्सवर्थ और कोलरिज तो थे ही, जॉन कीट्स और पीबी शेले ये 1793-92 यहां पर देखो, जॉन कीट्स जो थे वो उनका जन्म जो है 1795 और पीबी शेले है ये 1792, ये इनका क्या है टाइम पीरियड रहा होगा। तो 1798 या फिर उसके बाद इन्होंने लिखना शुरू करा होगा, ये भी रोमांटिक एज के राइटर्स थे, ठीक है। ये बात हुई क्लियर। उसके बाद देखिए, उसके बाद अलेक्जेंडर पोप्स फेमस पोएम इज, आप देखिए रेप ऑफ द लॉक जो है अलेक्जेंडर पोप का है, सही बात है। लिरिकल बैलेट्स मैंने आपको जस्ट बताया एसटी कोलरिज का है और विलियम वर्ड्सवर्थ ने मिलकर लिखा था। उसके बाद देखिए एब्सोलम एक्टोफल जो है ये किसका है, जॉन ड्राइडन का है, किसका है, जॉन ड्राइडन का है। और एक्सटेसी जो है जॉन डन का है, तो ये तो आ गया ड्राइडन,
ठीक है, ये जॉन डन है, ठीक है, और ये क्या आ गया, वर्ड्सवर्थ एंड कोलरिज। तो बचा उत्तर ये। हमें उनके वर्क्स याद रखने हैं। और आप अगर एक बात देखिए, रेप ऑफ द लॉक जो है कितना फेमस वर्क है। अगर मैं कुछ एक द राइम ऑफ एनिशेंट मैरिनर एस.टी. कोलरिज, ठीक है, लिरिकल बैलेट्स कोलरिज एंड वर्ड्सवर्थ, ठीक है, उसी तरह से अलेक्जेंडर पोप के अगर फेमस वर्क की बात करें तो एक ही निकल के आता है, वो है रेप ऑफ द लॉक। ठीक है, बहुत सारे फेमस है लेकिन सबसे फेमस यही है। दो बातें पता चली हमें, क्या पता चली कि दो वर्क पूछे गए, एक तो अलेक्जेंडर पोप का और एक अलेक्जेंडर पोप का, और एक पढ़ा है रविंद्रनाथ टैगोर का। ठीक है, जस्ट ए मिनट, हाँ, रविंद्रनाथ टैगोर का, और दोनों ही मोस्ट फेमस पूछे गए। इसका मतलब ऊपर वाले अगर दो दो तीन वर्क अगर हमें याद रख ले तो शायद हमारी परिस्थितियां पेपर में बहुत अच्छी हो सकती है। सोचना चाहिए, हमें ये विचार करना चाहिए। उसके बाद देखिए, न्यू क्लासिकल मूवमेंट एम्फेसाइज, ध्यान से सुने। पहला इसके अंदर वर्ड आ रहा है प्योरिटी, एंड एज ऑफ प्योरिटन बाय मिल्टन जो है, एज ऑफ प्योरिटन बाय मिल्टन है, वो इस तरह की बातें इसमें करते ही नहीं है। तो नियो क्लासिकल का मतलब ये तो मिल्टन एज प्योरिटन में आ गए, ये तो उत्तर बनेगा ही नहीं। फंक्शन एंड लिटरेचर, ये विक्टोरियन की कहानी है। उसके बाद देखिए, आपने ग्रामर के अंदर या फिर यहां पर जो थीम के थियरी के क्वेश्चन आए थे उनमें ये देखा था, और मैंने आपको बताया भी था कि इस तरह के प्रश्न आते हैं। पहला देखिए, द ऑब्जर्वेंस ऑफ लिटरेरी रूल्स, ठीक है। दूसरा है नॉन ऑब्जर्वेंस ऑफ लिटरेरी रूल्स। दोनों को बस क्या कर दिया, एंटोनिम्स ही बना दिए, और यहीं से उत्तर बनने वाला है। मैंने आपको प्रीवियस जो वीडियोस है, 12 वीडियोस है, उनके अंदर 2 से 3 बार ये बात बता चुका हूं कि ऐसे ऑप्शंस बनते हैं जहां पर पहली लाइन का ऑपोजिट दूसरी लाइन हो जाएगा। यानी 4 ऑप्शन में 2 लाइन ऐसी होगी जो बिल्कुल ऑपोजिट होगी। ठीक है, जैसे ब्यूटी एंड अगली, ब्यूटीफुल एंड अगली, ये दोनों एक में ही हो तो ऑपोजिट हो गए ना। तो मैंने पहले भी आपको बताया है, और आप इस बात को पढ़ने के लिए आप एक बात जो है ध्यान रखें, यहां पर जो है न्यू क्लासिकल एज में कंट्रोल्ड एंड रेस्ट्रेन लिटरेचर की बात की गई थी। कंट्रोल्ड एंड रेस्ट्रेन, अब कंट्रोल्ड है, रेस्ट्रेन्ड है, ठीक है। अगर कंट्रोल्ड है और रेस्ट्रेन्ड है, यानी सीमांकन किया गया था किसका, लिटरेचर का, तो इसका मतलब लिटरेरी रूल्स बताए गए थे ना, तो यही उत्तर है, यही उत्तर रहेगा। एक ही बात है, पहले प्योरिटन को पकड़िए, ठीक है, फिर फंक्शन, ये आपको मेहनत करनी पड़ेगी इस ऑप्शन में, ठीक है। प्यूरिटन मिल्टन है तो न्यू क्लासिकल वाली बात नहीं है। अब देखो, ये दोनों ऑपोजिट है तो उत्तर यहीं से बनना है, रीजनिंग की बात है ये। एस.टी. कोलरिज रोट द पोएम्स डीलिंग विद, ये बहुत ही बार मैंने पता नहीं कितनी बार बोला था क्लास में, सुपर नेचुरल एलिमेंट, नेचर के बारे में, ठीक है, कौन लिखते हैं, नेचर के बारे में कौन लिखते हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ, और सुपर नेचुरल एलिमेंट के बारे में कौन लिखते हैं, एस.टी. कोलरिज। भूतनिया की बात ना कराए, भूत तो वही कौन दुनिया में, भूतनिया हुआ है बहुत ही। ब्यूटीज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी, फर्स्ट ग्रेड की पोएम है, ओड ऑन ए ग्रेशियन अर्न, जहां पर ब्यूटी को एक्सप्लेन करते हैं। ओड ऑन ए जो ग्रीक अर्न है उसके बारे में जॉन कीट्स जो है, ठीक है, जॉन कीट्स है, उसकी ब्यूटी का बखान करते हैं, ओड ऑन ए ग्रेशियन अर्न। और सुने ध्यान से, ये सबसे डीप क्वेश्चन मैं मानता हूं, किसी पोइट्री की कोई लाइन पूछना। लिटरेचर में ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि आपको किसी एक पोएम का कोई लाइन पूछ ले और पूछ ले कि ये किस पोएम से लिया गया है, या किसी एक फेमस वर्क का कोई कैरेक्टर पूछ ले कि इसमें उस कैरेक्टर। बेलिंडा क्लार्क नाम का जो है ना, रेप ऑफ द लॉक के बेलिंडा क्लार्क को भी पूछा गया है 18 के पेपर में, 16 या 18 आई थिंक सो, ठीक है। एक पेपर में पूछा गया है कि व्हाट इज द फुल नेम ऑफ बेलिंडा। रेप ऑफ द लॉक में बेलिंडा जो है उसके फुल नेम की बात की गई है, बेलिंडा क्लार्क, इस तरह से नाम था उसका, आप उसको ध्यान से देख सकते हैं। तो यानी अगर किसी पोइट्री की लाइन आएगी, अगर किसी भी ये कह सकते हैं कि किसी भी वर्क के किसी कैरेक्टर की बात की जाएगी तो वो मोस्ट फेमस होगा, मोस्ट फेमस होगा। तो आप बिल्कुल ही ऐसे जैसे गीतांजलि से अगर कोई एक फेमस पोएम उठा ली और उसकी अगर अपने 4-5 लाइन पढ़ ली तो हम सेफ हैं। लेकिन अगर कोई निचले तबके की कोई पोएम पढ़े और उसमें भी भयंकर काम कर ले, उस पर भी मेहनत किए जा रहे हैं 2-2 3 दिन, ये गलत बात है। एक बात पता लगी है आज आपको क्या, कि इस पूरी वीडियो के अंदर जो लिटरेचर के क्वेश्चंस देखे हमने वो सारे सरफेस लेवल के थे, कोई भी गहराई वाला क्वेश्चन नहीं था। इसलिए आपके गुरुजन जो आपको नोट्स देते हैं उनको रट लीजिए, उनसे बाहर कोई भी बात नहीं जाने वाली। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।